नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें 3.5 साल के आसपास मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। स्टार्ट करते हैं। कल हमने फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया और उसी क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बिना समय गंवाए। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको लेनी होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ पर जा करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी ऐसा डाउट हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर मेरे मुंह से गलती से गलत निकल रही हो, ठीक है, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको पता हो और मैं ना बता पाया मतलब फ्लो में, तो आप बिल्कुल इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करिए और हम लोग उसको देखते हैं, हमारी टीम देखती है और बिल्कुल उसके ऊपर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कुछ इंप्रूवमेंट की जाए। उसके साथ साथ अगर कहीं वॉइस में कोई क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो फिर भी उसे भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या गति विषयक नियम। ये फिजिक्स का दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने लाइफ साइंसेस का लेक्चर जो है वो एंड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का गति विषयक नियम। जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये न्यूटन की एक बुक जिसका नाम था फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है ना, इस बुक में उन्होंने दिया था। ये जो भी लॉज दिए जाते हैं, ये जो भी मतलब नियम हैं, ये सारे मतलब पिंडों की गति से संबंधित है। पिंड क्या होते हैं? कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी ऐसा जिसके ऊपर मतलब सारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको पिंड या बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो पहला नियम है फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम लगभग सभी ने, जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, उन्होंने जड़त्व का नियम सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। मैं ये लेक्चर बार बार मैं कहता हूँ, मेंशन करता हूँ कि मैं बेसिक लोगों के लिए बना रहा हूँ, मतलब जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या फिर आर्ट बैकग्राउंड के हैं, उतनी ढंग से स्कूलिंग नहीं हुई या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्हें हेल्प करने के लिए मैं बनाता हूँ। और अगर आपको आता है फिर भी आप सुन सकते हो। तो पहला है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है कि कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए ये बंधु हमारे, अगर ये स्थिर अवस्था में है, ये चल नहीं रहे हैं, कहीं खड़े हैं, ठीक है, तो ये हमेशा खड़े ही रहेंगे। या कोई सामान है, ठीक है ना, सपोज करिए आपके घर ऐसा कोई सामान रखा हुआ है, बक्सा है, ठीक, तो ये हमेशा स्टेबल पोजीशन में ही रहेगा। ये अपनी जगह से अपने आप हिले डुलेगा नहीं, ठीक ना। ये सुस्त होता है, कहने का मतलब ये सुस्त है, ठीक है, ये कोई काम नहीं करना चाहता, ये हिलना डुलना नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बॉडी मूवमेंट करती रहती है तो वो हमेशा मूवमेंट ही करना चाहती है, ठीक है। जैसे वो चीज़ स्पेस में मिलती है, जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वो चीज़ आपको पता चलेगा। तो हम इसमें आगे ये देखते हैं कि जैसे कोई मतलब वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो इसमें दो तरह का इनर्शिया का सिद्धांत जो है वो दो तरह का सिद्धांत है। देखते हैं क्या क्या सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है इनर्शिया में कि अगर कोई वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, मतलब स्टैटिक। अगर कोई वस्तु स्टैटिक फेज में है तो ये स्टैटिक फेज में ही रहेगी, इसी अवस्था में रहेगी, ठीक ना, जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल, फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपने ग्लास अपने टेबल पर रख दी, तो वो सुबह शाम कल दोपहर, ठीक है ना, उसके नेक्स्ट डे अगले साल अगर उसे छुआ नहीं जा रहा है तो वो 10 साल 50 साल बाद आप आएंगे देखने के लिए, ठीक है। आप कई आपकी पुश्तें देखती रहेंगी तो वो चीज़ें वैसी की वैसी ही उसी स्थान पर रहेंगी अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पहली अवस्था ये हो गई कि भाई स्थिरता का जड़त्व, यानी कि जिस तरह से जिस पोजीशन में किसी चीज़ को रख दिया जाएगा वो उसी पोजीशन में मेंटेन रहेगी। दूसरा चीज़ है कि गति का जड़त्व। जैसे मान लीजिए कि आपके अंतरिक्ष में, ठीक, सब
पिंडों की मूवमेंट होती है। पृथ्वी भी घूम रही है सूर्य के चारों ओर और बाकी ग्रह भी घूम रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये घूमते ही रहते हैं। इनमें ऐसा तो नहीं है ना कि 2-4 साल चल लिया, अब चलो थोड़ा सा ठहर के जो है आराम कर लेते हैं। वो अगर घूम रहे हैं तो घूमते ही रहते हैं, यानी उनमें गति का जड़त्व है। या किसी ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप सपोज करिए कि किसी तरह से आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। ये ग्रेविटी एक मूवी है, जिन मित्रों ने नहीं देखी होगी वो ग्रेविटी मूवी देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अंतरिक्ष में आप पहुंचे, आपने कोई भी चीज़ फेंक दी, ठीक। तो जिस स्पीड से आप फेंकेंगे, सपोज करिए आप 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी चीज़ को फेंक देते हैं, तो जिस स्पीड से आप फेंकेंगे वो चीज़ उसी स्पीड से मूवमेंट करती रहेगी फॉर द इनफाइनाइट टाइम, मतलब अनंत काल के लिए उसी स्पीड से जाती रहेगी, ठीक। अनटिल अनलेस वो किसी मेटेरॉइड से या किसी क्षुद्र ग्रह से ना टकराए, ठीक है ना। किसी ऐसे मतलब जो भी धूल और आपके बर्फ के कण है उससे ना टकराए। अगर उनसे नहीं टकराएगी तो उसी स्पीड से जाती रहेगी, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो है गति का जड़त्व और स्थिरता का जड़त्व मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पहला, सपोज करिए कि आप बस में बैठ करके जा रहे हैं खुशी खुशी, ठीक ना। बस बहुत तेज़ी से चल रही है और आप बस में बैठे हुए हैं, एक सीट आपको मिली है, ये देखिए एक सीट मिली है और आगे भी आपके सीट्स हैं, ठीक है ना। और बस बहुत तेज़ी से चल रही है, आप बिल्कुल हेडफोन लगा करके, ठीक है, मस्ती से गाना सुनते हुए जा रहे हैं। अचानक बस वाले ने क्या किया कि ब्रेक मार दिया। क्या किया? ब्रेक मार दिया, ठीक। जैसे ही ब्रेक मारेगा आपकी सिचुएशन क्या होगी, आप इस वाले सीट से जा करके और लड़ जाओगे। तो जो है ये जो व्यक्ति है, मतलब आप जो है वो जा करके आगे की ओर टकरा जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वाली ऑब्जर्वेशन आप सबने की होगी। तो ईयरफोन तो टूट ही जाएगा, खैर। फिर कहने का मतलब है ये गति का जड़त्व है। कौन सा जड़त्व है? गति का जड़त्व। यानी कि आप जिस स्पीड में हो उसी स्पीड में रहने की कोशिश करोगे, आपको उसी में मज़ा आ रहा है, और जैसे ही ब्रेक लगेगा आपको जड़त्व या इनर्शिया फील होगा। दूसरी सिचुएशन है, कंडीशन 1 थी। दूसरा है स्थिरता का जड़त्व। जैसे ठीक, यहाँ पर आराम से आप बैठे हुए, बड़ा वाला ये हेडफोन लगाए हो और बिल्कुल जो है पलथी मार करके बैठे हुए हो, ठीक, निश्चिंत एकदम, ठीक। तब तक ड्राइवर यहाँ बैठता है और गियर लगाता है, ठीक है। और गियर लगाने के बाद जैसे ये गियर लगाता है तुरंत क्या होती है, गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। पहले क्या थी, स्टेबल पोजीशन में थी, स्थिरता में थी। अब क्या होती है, आगे की ओर एकाएक बढ़ती है। आपका क्या हाल होता है, आप पीछे जा करके इससे लड़ जाते हो, यहाँ भी हेडफोन आपका टूट जाता है, ठीक। तो कुल मिला के दोनों स्थिति में आपका हेडफोन टूट रहा है। पहली स्थिति में ये हो रहा है कि आप मूवमेंट की सिचुएशन में हो, ठीक है। आप लोगों ने भी फील किया होगा कभी, अगर बस में खड़े होकर सफ़र करने का मौका मिला होगा तो हम ऊपर की रॉड पकड़ लेते हैं, या मेट्रो में अगर आपको कभी ऐसा मौका मिला हो, ऊपर की रॉड इसलिए पकड़ लेते हैं कि जब भी ब्रेक लगता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चूंकि गति के जड़त्व में है, यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड, अच्छा सपोज करिए कि अगर ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर मेट्रो में बैठोगे तो 80 मान लो, ठीक है ना, 80 kmph है या 80 किलोमीटर पर आ रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हम और आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम ये रॉड नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना, और ये ट्रेन 80 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे और फिर शून्य पे आ जाएगी, ठीक है, तो हम तो 80 के स्पीड से ही जा रहे हैं, तो हम जा करके 80 के स्पीड से कहीं ना कहीं लड़ जाएंगे, किसी व्यक्ति से, किसी महिला से लड़ोगे तो मार भी खा जाओगे, किसी व्यक्ति से लड़ जाओगे, या फिर जाकर के डोर से इत्यादि इत्यादि चीज़ों से लड़ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रॉड पकड़े रहते हैं, वो 80 किलोमीटर ph को, 80 kmph को या 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को धीरे करने के लिए। पहला ये। दूसरी स्थिति मैंने बताई कि मान लीजिए कि आप किसी स्टैटिक जगह पर खड़े हो या बैठे हो, ठीक है ना, तो
अभी आप जीरो की अवस्था में हो, मतलब जीरो के एमपीएच, यानी कि आप बिल्कुल खड़े हो, आपके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक। बट अचानक से ही जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, आप पीछे की ओर गिरने लगते हो। क्यों गिरने लगते हो? क्योंकि आप स्टेबल सिचुएशन पोजीशन में हो और गाड़ी आपके सापेक्ष आगे की ओर भाग गई। मतलब आप जहां थे आप वहीं खड़े रह गए और आपके नीचे की जमीन आगे की ओर जाना चाह रही है, तो क्या होगा आपका? आप पीछे की ओर गिरोगे ना, क्योंकि आपको एक्चुअली पीछे होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? एक बार विजुलाइज करो कि आप जहां पर खड़े हो, ठीक, वो सतह आगे की ओर भाग रही है और आप शून्य अवस्था में हो, मतलब वैसे ही खड़े रहना चाहते हो, ठीक। तो ऐसा क्या होगा कि आप जहां पर खड़े हो वो आगे की ओर चला गया और आप पीछे की ओर गिरने लगे, ठीक है। तो ये दो तरह का जड़त्व है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। यानी कि जो वस्तु जिस सिचुएशन में है, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। अब इस पर जो भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे पेड़ की डाल को हिला दिया तो आम गिर गया, ठीक है। मतलब आम के पेड़ की डाल को हिला दिया तो आम गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि भाई आम के पेड़ की जो डाल है, ठीक, आम के पेड़ पत्ता तो बनाना जरूरी है ना, पत्ते से ही तो हम लोग सीखे थे बनाना सब कुछ, ठीक है ना। पत्ता बहुत जरूरी है, ठीक। तो आम के पेड़ की डाल को हिला दिया, पहले ये जीरो पोजीशन में थी, अभी ये क्या की, मूवमेंट करने लगी इधर उधर, ठीक। और ये आम बेचारा क्या है, आम तो अपनी जीरो पोजीशन में अभी भी है, ठीक। तो ये क्या होगा, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा और यहाँ पर जो है तनाव बनेगा और ये टूट के गिर जाएगा। सेम यही होता है कि कंबल लेते हैं, ठीक है ना, कंबल लेते हैं और इसको एक डंडा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक डंडा लेते हैं और इसको पीटना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो इसकी दो धूल है जो उस समय स्थिर अवस्था में है, वो कंबल के मारने से कंबल में थोड़ी गति आती है, कंबल इधर उधर मूवमेंट करने लगता है और धूल उसी पोजीशन पे रह जाती है। तो फिर से वो ऐसा थोड़े है कि मूव करके कंबल में घुस जाएगी, वो जमीन पे गिर जाती है, ठीक है। दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, इसके साथ ही आप अपने दैनिक जीवन में इसके अनेक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। इस पे बेस्ड प्रश्न पूछता है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है लगाए गए बल के, ठीक। अब संवेग क्या होता है? संवेग जो है एक सदिश राशि है, सबसे पहले ये जानिए, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इसको P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू होता है P बराबर mv, ठीक है ना। P से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम बोलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। P इज इक्वल्स टू mv, मैंने बता दिया फॉर्मूला, जहां पर m क्या है? मास है, मास मतलब द्रव्यमान, और v क्या है? वेग, ओके। अब हम ये देखते हैं कि मैंने कहा कि दर, संवेग परिवर्तन की दर, तो जब भी दर देता है तो इसका मतलब होता है बटा समय, मतलब समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि डेल्टा पी, डेल्टा क्या दिखाता है? चेंज दिखाता है, ठीक ना। संवेग परिवर्तन, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं P2 माइनस P1, ऐसे समझिए कि बाद का संवेग पहले का संवेग, ठीक, इसी को डेल्टा पी से दिखाएंगे। और कितने समय में चेंज हुआ है, यानी कि T2 अब समय है, T1 पहले था, यानी कि पहले मान लीजिए घड़ी स्टार्ट किए तो इसकी वैल्यू 0 है और घड़ी 1 घंटा हो गया, तो इस तरह से यानी 60 मिनट लेके चलेंगे, ठीक ना। कुछ ये मैं समझाने का मतलब है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का ये मतलब है। अब आपको पता है कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा पी की वैल्यू होती है एम वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। एम कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि द्रव्यमान तो कभी चेंज होगा नहीं, लेकिन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को परिभाषित किया गया है, ठीक ना, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं? ए, एक्सेलरेशन, दैट मीन्स त्वरण, ठीक है ना। तो ये कुल निकल के क्या आ गया? एम ए, और आपको पता है कि P अनुक्रमानुपाती हुआ एम ए के, और एम ए को बोलते हैं F, फोर्स, बल, ठीक ना, जो मैंने कल बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कल का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। तो P प्रोपोर्शनल हुआ F के, ठीक ना, और P नहीं, ये डेल्टा P बाई डेल्टा टी होगा, सॉरी, डेल्टा P बाई डेल्टा टी होगा, क्योंकि हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया है। देखिए ज़्यादा मत समझिए, अवकलन जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, बस आप समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, संवेग परिवर्तन की दर किस तरह से बल के अनुक्रमानुपाती है, बस मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। अगर एक कांस्टेंट इसमें हम लोग जोड़ दें, ठीक है ना, एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक जोड़ दें जो इसको बराबर करे, क्या करे? बराबर, तो इक्वल्स का चिन्ह लगा देंगे और के और एफ जोड़ दीजिए,
तो फिर डेल्टा टी इज इक्वल टू, और प्रैक्टिकल किया जाता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है नियतांक की, ठीक है। तो एफ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा पी बाई एफ के इक्वल हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और एफ को लिख देंगे एम ए। तो ये कुल मिला के ये कहानी है। संवेग परिवर्तन की दर जो है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जिनको नहीं समझ में आ रही हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप चाहे तो एक बार वीडियो और चला के देख लीजिए, मैंने बहुत आसानी से चीज़ों को समझाया है। और आपको बस इससे मतलब रखना है, आपको बस इससे, इस वाली लाइन से मतलब रखना है। ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ऐसे लगाया जाता है, ये जो मैं यहाँ लगाया हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो नियम था वो ये है कि लगाए गए बल का अनुक्रमानुपाती होती है, एक तरह से ये बल की परिभाषा भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें विश्व में इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया वास्तविकता में है क्या। हम जो चलते हैं वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नाते ही चलते हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्रिया प्रतिक्रिया वाले से थोड़ा इंस्पायर्ड होता है या उसी पर बेस्ड है। ये अल्टीमेट रूल है जो कि होता ही होता है। आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, आप जो अभी पेन से लिख रहे हैं वो भी उसी कारण से लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके अपोजिट यानी कि विपरीत एक प्रतिक्रिया लगती है। जैसे जब आप चलने की कोशिश करते हैं, या हम और आप चलने की कोशिश करते हैं, भाई साहब के पैर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। जब हम और आप चलने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखिए, हम लोग जमीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं, हम लोग जमीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं और उसके बदले में जमीन हमें ढकेलती है। ये पूरा कंसेप्ट है। हम लोग ज़मीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं और बदले में ज़मीन हम लोग को ढकेलती है। तो हम लोग मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम लोग कोशिश तो करते हैं ज़मीन को ढकेलने का, बट अर्थ इतनी बड़ी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर गीली मिट्टी में ढकेले तो वो ढकेलना दिखाई दे। बिल्कुल, अगर आप गीली मिट्टी में कभी चलते हैं तो आप देखते हैं कि चप्पल धंस गया या वहाँ पर स्पॉट पड़ गया, तो आप खुद सोच के देखिए कि जितना गहरा आप स्पॉट डालते हो अपने चप्पल से, वो कैसे पड़ता है। इसी कारण से पड़ता है क्योंकि आप बिल्कुल उसको ढकेल रहे हो। आपको ये फील नहीं हो रहा है कि ढकेल रहे हो, बट आप ढकेलते हो, ठीक है, आप ढकेलते हो और उस तरह से चलते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ काम करती है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है ना। तो घर्षण ही वह बल है जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं, या पेन चलती है, पेन से लिख पाते हैं, साइकिल चला पाते हो रोड पर के, या फिर कोई भी व्हीकल चलती है, कोई भी चीज़ें, मशीन्स चल रही हैं, या फिर आप मूवमेंट कर रहे हो, बताया ही मैंने, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो उसमें फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा योगदान है। विदाउट फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ, ज़रूर मेरे लैरिंग्स में जो अंदर मेरा ध्वनि यंत्र है उसमें जो मैं अपने फेफड़े से या पेट के पास से आवाज़ निकाल रहा हूँगा, ठीक है, सॉरी, जो वायु निकाल रहा हूँगा उसको मेरा लेरिंग्स जो है वो तरह तरह का फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होगा। वो मैं अपनी जीभ से उस निकलने वाली हवा को एक फ्रिक्शन दे रहा हूँ, तो अलग अलग शब्द निकल रहे हैं जो मैं चाह रहा हूँ वो बोलने में सक्षम हो पा रहा हूँ, बिकॉज इट्स फ्रिक्शन है। अगर आप बिल्कुल समझ जाइए कि फ्रिक्शन रहे ही ना, तो क्या वो ध्वनि यंत्र आवाज़ निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, ठीक। फ्रिक्शन सबके बीच में होता है भाई। एयर में भी फ्रिक्शन है, उसको ठीक है दूसरा नाम दे देते हैं, विस्कोसिटी से विस्कस फोर्स कहने लगेंगे, या ड्रैग फोर्स करने लगेंगे जब वो वायु में उड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्लेन उड़ रहा है तो उस पर ड्रैग फोर्स लगता है। वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है। कोई द्रव है वो बह रहा है तो कुछ देर बाद क्या होगा कि अपने स्थिर अवस्था में आ जाएगा, तो वहाँ पर भी एक फोर्स लगता है, उसको विस्कस फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। या आप शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, बस नाम सुन लीजिए, ठीक ना, शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा समझना नहीं है, लेकिन हर जगह फ्रिक्शन लगता है। आप चाहे वो सॉलिड चीज़ों को लेकर के, चाहे ठोस चीज़ों को लेकर के बात करें, या द्रव को लेकर के, फ्लूइड्स को लेकर के बात करें। फ्लूइड्स मतलब होता है द्रव और गैस, सब दोनों को फ्लूइड बोलते हैं मतलब कलेक्टिवली। तो फ्रिक्शन हर जगह विद्यमान है, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है। चलिए
तो एवरी एक्शन यानी कि किसी भी क्रिया की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रतिक्रिया उसके बराबर और विपरीत दिशा में होती है, शायद उसी के नाते हम लोग चल पाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम अपने पैर से पृथ्वी को ढकेलते हैं। अब सपोज करिए एक फ्रिक्शनलेस सिचुएशन सपोज करिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको कभी भी ट्राई नहीं करना है, मतलब ये जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसा रिस्क कोई नहीं लेगा, क्योंकि मान लीजिए खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं उसको कि विशेषज्ञों के नियंत्रण और देख रेख में किया गया था। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बार की बात है कि घर में टाइल्स लगी हुई है, तो उस टाइल्स पर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एक बार में मैं पूरी टाइल्स साफ़ कर दूंगा। और कुछ काफ़ी ऐसी सिचुएशन हुई कि वो टाइल्स काफ़ी गंदी हो गई, पूरा रूम गंदा हो गया। तो रूम में कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार में मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, सर्फ़ का घोल बनाया और सर्फ़ के घोल को पूरा यहाँ पर फैला दिया, ठीक है ना, फैला दिया। और मैं एक वाइपर लेकर के तैयार किया, अभी देखिए सब साफ़ करके, ठीक, अभी साफ़ करके सब चमका दूंगा 2 मिनट में, मेरा टाइम कितना ज़्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से शुरू किया, अभी ये सर्फ पूरा पानी और सर्फ इस पर पड़ा हुआ है टाइल्स पर। तो जो मैं जैसे ही चलना शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो रहा है, नियर अबाउट ज़ीरो हो रहा है। फ्रिक्शन क्या हो रहा है, नियर अबाउट ज़ीरो हो रहा है। फ्रिक्शन को व्यक्त करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसको म्यू से दिखाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बस ये समझ लिए म्यू से दिखाते हैं, ठीक। तो मैंने देखा कि इसका जो वैल्यू है वो अक्सर अक्सर डेसिमल में होता है, 0.4 0.3। तो मैंने देखा ये तो 10 to 0 कर रहा है, मतलब ज़ीरो के नज़दीक जा रहा है, मैं इस पर चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं जब थोड़ा सा फिसला तो मैं बैठ गया, ठीक है। मैंने सोचा चलो चलो बैठ के काम करते हैं, और बैठ के काम करूँगा तो ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। तो मैं जो है ऐसे बैठ गया, ठीक है, और हाथ में वाइपर पकड़ा हुआ हूँ, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ कि आप बैठ के भी उस पर मूवमेंट नहीं कर सकते। मतलब बैठ के आप सोचो कि आप मतलब किसी तरह से अपने तशरीफ़ के सहारे आप थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लो, आप वो भी नहीं कर पाओगे। मतलब इतना फ्रिक्शन की वैल्यू ज़ीरो होने के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि हाँ आप उस पर एक चीज़ कर सकते हो, आप मतलब उस पर सरक सकते हो, ठीक है ना, आप सरकने का मजा ले सकते हो। लेकिन ये है कि दीवार तक जाने में थोड़ा सा मतलब अपना सर बचा के, क्योंकि विशेषज्ञों की देखरेख में मैं तो बता रहा हूँ मैंने किया, तो इसको रिपीट नहीं करना है। बस ये एक सिचुएशन थी मेरी लाइफ में कि जब मैंने देखा कि फ्रिक्शन ज़ीरो है, ठीक है, और ये बहुत ही एक मतलब भयानक सिचुएशन थी। किसी तरीके से फिर मैंने ये सारे पानी को साफ़ किया, बैठ करके, लेट करके, लोट करके, जो भी किया, ठीक है। तो ये है आपका फ्रिक्शन का एक फंडा। आगे मैं फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जैसे बंदूक से गोली चल रही है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का दे रही है, ठीक है ना। बंदूक से जब गोली निकलती है तो काफ़ी तेज़ी से निकलती है, तो इसका मतलब बंदूक को पीछे की ओर धक्का देगी। तो इसीलिए कंधा लगाने के लिए बोला जाता है कि मतलब शोल्डर के आसपास में आप ये अपनी गन जो है ऑपरेट करिए, ठीक ना। ये जो राइफल होती है, दो नलिया तो मर ही गया था ना मास्टर जी। तो जब इसमें से गोली निकलती है तो ये बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देती है। इसी तरह से सारी चीज़ें हैं जो भी है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा अपरेटस जो आप दबाते हैं, ठीक ना, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ठीक ना, या फिर हैंड प्लकर एक आता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप जितना उसको प्रेस करते हो अपने हाथ से, ठीक है, वो उतना ही आपको अपोज करता है। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, स्प्रिंग्स लगी होती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक, एक इस तरह का होता है और एक होता है आपका इस तरीके का, ठीक ना। जिनके हाथ में कुछ न्यूरल प्रॉब्लम आती है उनको दिया जाता है, तो इसको आप ऐसे प्रेस करते हो, ठीक, तो ये क्या करता है, आपको ढकेलता है। तो सिंपल सी बात है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग का अगला है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हिंदी में आप कहेंगे सापेक्षिक, सापेक्षिक या सापेक्ष गति या वेग, ठीक है ना। सापेक्ष वेग कहें या सापेक्षिक गति कहें, जो भी कह लें। तो सापेक्षिक गति क्या होता है, सापेक्ष मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में, मतलब अकेला नहीं, किसी के कंपैरिजन में। जैसे ये मोस्टली जो है सी सेट के प्रश्न सॉल्व करने के लिए, ठीक ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बट मैं फिर भी समझाता हूँ। मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन है आपकी, इस साइड से जा रही है, और इधर भी एक ट्रेन है जो इधर से आ रही है,
ठीक। तो अगर ये 50 kmph चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 km मतलब किलोमीटर, p मतलब पर, r मतलब घंटा, ठीक है ना, एंड ये 80 kmph चल रही है, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जब ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट है ना, ये किधर जा रहा है, पूर्व की दिशा में, ये किधर जा रहा है, पश्चिम की दिशा में, ठीक। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनका जो सापेक्षिक वेग होगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान चीज है, हम लोग बस सोच नहीं पाते, जुड़ जाता है, ठीक ना। ये इनका सापेक्षिक वेग जो है जुड़ जाएगा, यानी कि 50 और 80 जो है जुड़ जाएगा 130। ऐसे कुछ ऐसे समझिए कि जब आप किसी मूवी में देखते हैं एक हीरो अपने हाथ में कुछ ले करके और एक विलन अपने हाथ में कुछ ले करके एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना एक दूसरे के पास। तो यही सापेक्षिक वेग है। अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक दूसरे की ओर का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इनकी वेलोसिटी होती है और जो इनकी वेलोसिटी होती है उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। यानी कि नेट वेलोसिटी जो बनेगी, वी नेट जो बनेगा, इनका जोड़ बनेगा। नेक्स्ट, अगर सेम सिचुएशन एक उल्टे मतलब दूसरे तरह से दिया हो, जैसे अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब कि ये जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति आवर से और आपका दोस्त जो है जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक। 50 kmph से जा रहा है और 30 kmph से जा रहा है, ठीक। तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जब आपको अपने फ्रेंड को चेज करना है तो हमेशा आपसे कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की दूरी पर हमेशा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। क्यों आपको 20 फील होगा, क्योंकि उस समय आप खुद को स्टेबल यानी कि जीरो समझोगे और उसकी वेलोसिटी में से खुद की वेलोसिटी को घटा करके उसको 20 समझोगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप 30 से हो, वो 50 से है, तो हमेशा आपके बीच में कितने का डिफरेंस बनेगा, 20 kmph का डिफरेंस बनेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी स्पीड 20 kmph बढ़ानी पड़ेगी उसकी बराबरी करने के लिए। और अगर दोनों लोग सेम हो गए, ठीक, तो जैसे बेंच पर बैठ के बात करोगे, मान लीजिए किसी बेंच पर आप लोग बैठे हो, ठीक ना, आप दोनों लोग बैठ करके बात कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक। तो यही सिचुएशन है कि अगर आप दोनों लोग एकदम एग्जैक्ट, मान लीजिए वो 50.3 से भाग रहा है और आप भी 50.3 kmph से भागना शुरू कर दो, तो आपको वो स्थिर दिखाई देगा, उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ऐसा जैसा बेंच पर बैठा हुआ है, ठीक ना। आपको लगेगा ही नहीं कि वो मूव कर रहा है। इन रियलिटी तो आपको महसूस होगा कि आप उतना तेज चल रहे हो, बट वास्तविकता में सापेक्षिक जो आपकी अनुभव होगी वो क्या होगी कि वो स्थिर अवस्था में है आपके कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक ही दिशा में जाता है तो v1 माइनस v2 हो जाता है। v1 वो होगा जिसकी स्पीड तेज होगी और v2 होगा जिसकी स्पीड धीरे होगी। इसको v नेट बोलेंगे, यानी कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी का नेट, यानी कि जो भी नेट को नेट ही बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में भी। तो सापेक्षिक गति ये है कि एक के कंपैरिजन में दूसरे की जो गति होती है उसको सापेक्षिक गति कहते हैं। ओके, यही कारण है। देखिए सापेक्षिक गति का एक छोटा सा उदाहरण बता दे रहा हूँ। सापेक्षिक गति ही एक कारण है जिस कारण से आपका जो मून है उसका केवल एक ही फेस दिखाई देता है। मतलब जितनी देर में पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर उतनी देर में चंद्रमा भी घूमता है, लगभग उतनी ही देर में, ठीक ना। तो जब उतनी ही देर में घूमता है तो पृथ्वी हमेशा उसका एक ही साइड, पृथ्वी से हम लोग उसका एक ही साइड देख पाते हैं। हम लोग चाहे चंद्रमा मई में देखें, चाहे दिसंबर में देखें, चाहे दिन में देखो, दिन में तो दिखता नहीं है, शाम में देखो, रात में देखो, सुबह में देखो, कभी भी देखो, आपको चंद्रमा लगेगा कि स्टेबल है, बट दैट इज नॉट स्टेबल। वो स्टेबल नहीं, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन चूंकि पृथ्वी जिस जिस तरह से घूम रही है चंद्रमा भी उसी तरह से घूम रहा है, तो आपको केवल एक ही फेस दिखता है। ये भी एक सापेक्षिक गति का उदाहरण है, ठीक है। अगला आता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्यूज मी, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स मतलब होता है आपका, कांटेक्ट मतलब संपर्क बल, ठीक है ना, संपर्क बल। कांटेक्ट फोर्स मतलब संपर्क बल। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन घर्षण, विल यूज फ्रिक्शन, ठीक ना। हम लोग फ्रिक्शन फ्रिक्शन ही बोलेंगे, घर्षण नहीं बोलेंगे। जो घर्षण होता है वो क्या होता है, एक संपर्क बल होता है। यानी कि मान लीजिए दो सतह है, एक ये और इसके ऊपर एक कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना। दो सतह है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो आपको पता है कि जब इसको मूव कराओगे आप, मान लीजिए इसको पकड़ के एक डोरी बांध लिया यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको पकड़ के खींच रहे हो,
ठीक। तो आपको पता है कि इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक ना, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा टुकड़ा है, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं, अब इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो ऊपर वाला टुकड़ा है उसका कुछ ऐसा दिख रहा है सरफेस, नीचे वाले का कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले का, नीचे वाले का। तो अब बताइए ये दोनों एक दूसरे में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? फंस रहे हैं ना। तो यही एक कांटेक्ट फोर्स है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है तो कुछ उसमें फंसने जैसी स्थिति है। भले से वो स्मूथ से स्मूथ स्ट्रक्चर हो, बट वो हमें मतलब नग्न आंखों से, नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है उतना क्लियरली, बट वास्तविकता में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे में फंस रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो एक दूसरे को फंसा रहा है, उसमें खींच रहा है एक दूसरे को। मतलब आप इधर इसमें जब फोर्स लगाओगे F, तो इसमें एक पीछे की ओर भी बल लगेगा, ठीक ना। तो इसी कारण से फ्रिक्शन हो रहा है। संपर्क बल मैंने बता दिया। अब एक बड़ी मजे की बात और बताता हूं आपको, ठीक है। एक मजे की बात यह है फ्रिक्शन से रिलेटेड कि दो तरह का फ्रिक्शन जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या क्या होता है। दो तरह का फ्रिक्शन है। तो पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा डायनेमिक फ्रिक्शन। नाउ अब स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? मतलब स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण। अब मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बस जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिएगा। जैसे एक होता है म्यू। म्यू क्या होता है? मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। और ये क्या है? फोर्स अप्लाइड, मतलब जितना बल आरोपित किया गया है, ठीक ना। और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि घर्षण गुणांक। तो कहते हैं, मतलब एक ग्राफ पहले मैं क्रिएट कर दे रहा हूं। सपोज करिए इस तरह का कुछ ग्राफ है। मैं आपको बस इतना चीज बताना चाहता हूं कि मान लीजिए सपोज करिए कि ये रखा हुआ है किसी बड़े डिब्बे पर, ठीक ना। कोई एक गुटका दूसरे गुटके पर रखा हुआ है, तो ये अपने मन से तो मूव नहीं कर रहा। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है, ठीक। बट जब इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो कुछ देर तक, अगर वो थोड़ा सा मतलब 30-40 किलो का है, 25 किलो का भी है, तो कुछ देर तक तो मूव नहीं करेगा, ठीक। फिर आप एक ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक ना। मान लीजिए कि ये 20 kg के आसपास है और आप यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन आप 10 to 15 जैसे ही लगाना शुरू करोगे, वो मूव कर जाएगा। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि चूंकि पहले वो मूव नहीं कर रहा था, यानी कि उसमें स्थैतिक घर्षण था, और अब वो मूव करने लगा, यानी कि उसमें गतिक घर्षण आ गया। घर्षण तो है, ठीक है ना। तो चूंकि वो मूव नहीं कर रहा था, तो हमेशा याद रखना है कि ऐसा बल, ऐसा घर्षण बल जो उसको मूवमेंट नहीं करने दे रहा था, जो उसको हिलने डुलने नहीं दे रहा था बल लगाने के बाद, वो हमेशा अधिक होगा कंपैरेटिवली जब आपने बल लगाया और वो मूव कर गया, ठीक है ना। तो यही एक ग्राफ बनता है जिसमें दिखाता है कि जो आपका लिमिटिंग, मतलब सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये यहां तक की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की दिखाई देगी, और ये ड्रॉप होने के बाद ये पूरा आपका डायनेमिक फ्रिक्शन का दिखाई देगा। मैं इसको DF लिख रहा हूँ, ये डायनेमिक फ्रिक्शन और ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक दिखाई देगा, ठीक। तो ये जो पूरी वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगी कि आप बल लगाते जा रहे हो, हिल नहीं रहा, बल लगाते जा रहे हो, हिल नहीं रहा। एक ऐसी लिमिट पहुँचेगी यहाँ पर, एक ऐसी लिमिट पर पहुँचाइए, वेट, एक ऐसी लिमिट पर, इस पॉइंट पर पहुँचता है ये, जहाँ पर जो है आपका स्टैटिक या स्थैतिक घर्षण जो है अधिकतम उच्चतम अवस्था में है, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा उससे कम होगा, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल ये वैल्यू इससे कम होगी। अगर इसको इस अक्ष पर लेके आएंगे तो ये अगर 10 होगा तो शायद ये 8 या 8.5 ही होगा, ठीक है ना। मेरे समझाने का ये मतलब है कि
हमेशा स्थैतिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, स्थैतिक घर्षण की वैल्यू जो होती है वो हमेशा गतिक घर्षण से ज़्यादा होती है। मेरे समझाने का बस इतना सा मतलब था। अगर आपको ग्राफ समझ में आ रहा है सो फार सो गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ याद रखिए कि स्थैतिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है या स्थैतिक घर्षण जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नॉट ऑलवेज बट लिमिटिंग जो होता है, मतलब लिमिटिंग मतलब ये वाले पॉइंट पे, ठीक ना, हमेशा अधिक होता है आपके गतिक घर्षण से। नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल जो होता है वो होता है अभिकेंद्री और ये होता है अपकेंद्री। समझेंगे ये क्या होता है। जैसे सपोज करिए ये कोई ढेला है, ढेला तो समझते हो ना, ढेला है, ठीक है, और यहां आप पकड़ने की इच्छा जता रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये जब नीचे की ओर है तो ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नाते, गुरुत्वीय त्वरण के नाते, ठीक है, ये नीचे की ओर जो है हमेशा रहेगा और ये जो डोरी रहेगी हमेशा तनी रहेगी, यानी कि टेंशन रहेगा इसमें। लेकिन सपोज करिए कि डोरी इस स्थिति में आ रही है तो क्या अभी भी इसमें टेंशन रहना चाहिए? आप बताइए कि अगर ये जो ढेला है, ये आपका स्टोन है, ये ऊपर की पोजीशन में आ गया, हाथ आपका ऐसे है यानी कि आप उसको ऐसे ऊपर की ओर नचा दिए ऐसे, तो क्या फिर भी इसमें ऐसे ही तनाव रहना चाहिए जैसे यहाँ पर है? सोचिए, एक्चुअली इसमें तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन जब आप इसको घुमाते हैं तो आप पाते हैं कि अगर आप बार बार घुमा रहे हो तो स्थिति ऐसी नहीं बल्कि ऐसी होती है, यानी कि इसमें तनाव होता है, ठीक ना। ठीक, तो तनाव होता है तो इससे आप एक बात समझिए, बहुत क्लियरली एक बात समझिए कि कोई ना कोई बल तो मौजूद है जो इसको तनाव उत्पन्न करने में मदद कर रहा है, ठीक ना। कोई ना कोई बल मौजूद है, जब हम इसको सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति दे रहे हैं तो कोई ना कोई बल मौजूद है जो इसको तनाव दे रहा है, ठीक। बस मैं ये समझाने के लिए कर रहा था, ये चीज़ इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन आप बस समझ लो कि जब भी हम एक सर्कुलर मूवमेंट करते हैं या सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति करते हैं, ठीक, तो एक हमेशा बल लगता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर होती है। एक बल लगता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर होती है, ठीक ना। एक हमेशा बल लगेगा जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी। बल तो कई सारे लगेंगे, ये भी बल लग रहा है एक्सटर्नली, ठीक ना, लेकिन एक बल लगेगा जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी हमेशा, ठीक। तो इसी को क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जो मैंने डोरी वाला आपको बता दिया, एक सर्कुलर मोशन करता हुआ ये, ठीक ना। तो डोरी में जो है अंदर तनाव, अंदर की ओर जो है तनाव उत्पन्न करेगा, यानी कि इसमें टेंशन है जो हमेशा इनसाइड ऑफ, मतलब आपके हाथ की ओर लगेगा। चूंकि आपका हाथ जो होगा वो सेंटर होगा ना, तो आपके हमेशा हाथ की ओर लगेगा जहां आपने उसका एक एंड पकड़ा है, चाहे वो ऊपर की पोजीशन में हो चाहे वो नीचे की पोजीशन में हो, ठीक है। हमेशा उसमें एक तनाव लगेगा जो आपके हाथ की ओर होगा। दूसरा, इसी में जो दूसरा है वो है सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, इसी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी फोर्स के कारण सूर्य के आसपास जो परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक ना, इनके भी जो टेंशन है वो मेंटेन है, मतलब कि दूरी मेंटेन है, उसी पाथ पर जा रहे हैं, तो इसमें भी एक टेंशन जो है वो मेंटेन है, तो वो भी एक तरह का आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक्ट कर रहा है वहाँ पर भी, ठीक ना। सूर्य और ग्रहों के बीच में भी क्या काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री, मतलब केंद्र की ओर, अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर उन्मुख, ठीक। वहीं आता है अपकेंद्र यानी कि केंद्र से दूर की ओर। अब ये सिचुएशन कब होती है? ये एक आभासी बल है। ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये क्या है? आभासी बल है। इसको बोल्ड पॉइंट करके आप लोग नोट करिएगा। अच्छा, एक बात मैं रोज बोलता हूँ, हर लेक्चर में अपने बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप यहाँ मजा लेने मत बैठो। यहाँ थारा भाई जोगिंदर टाइप का कोई लेक्चर तो चल नहीं रहा है यार, कि आपने देखा, मौज किया और आप निकल लिए, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है या रिवीजन के लिए कोई बुक नहीं है या आप थोड़ा भी शॉर्ट नोट नहीं क्रिएट कर रहे हो, मैंने कल ये कहा था कि आप एक रफ कॉपी लो, मत नोट करो, खूबसूरत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप एक रफ कॉपी लो, जो चीज़ें मैं बताता हूँ अगर आपको उसके कुछ पॉइंट समझ में आते हैं, एक छोटा सा पेज लो, उस पर 10 पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ, आप उस 2 पॉइंट को नोट करो और आपकी जो भी बुक है जिससे आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी कॉपी है जिससे आप पढ़ रहे हो उसमें वो पॉइंट्स नोट करो। और अगर कॉपी और बुक नहीं है,
आपका जो भी तरीका है पढ़ने का, ठीक है ना। अगर आप वीडियोस बार बार देखने में कैपेबल हो कि वीडियोस देख सकते हो, 30 वीडियो में पहले बनाया, अभी 10-15 और बना दूंगा, तो अगर आप वीडियोस देखने में कैपेबल हो तो बिल्कुल आप वीडियोस देखिए फिर, ठीक ना। मैं फिर आपको नहीं कहूँगा कि आप नोट करो, बट अगर आप एक बार लिखते चलोगे, उसको भले से कहीं रख दो, फिर मत पढ़ाई करो, बट वो चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं लॉक होती हैं केवल सुनने से। अगर देखिए केवल कथा सुनने से कोई बड़ा आदमी बन जाता तो इतनी सारी महिलाएं, औरतें हमारे वहाँ जो है, इतना सुपरस्टिशन है और श्रद्धा भी है, मतलब बहुत सारे लोग कथा और क्या क्या सुनते हैं, लेकिन उनको कथा का क नहीं मालूम है, गीता का ग नहीं मालूम है, रामायण का रामचरितमानस, सॉरी, रामचरितमानस का र नहीं मालूम है। तो आई मीन टू से कि आप कहीं ना कहीं तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन जो है ना, आपको एहसास होगा कि मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है, 2 दिन बाद वो बेचारा भूल जाएगा, ठीक है ना। उसको आप मस्ती मत दीजिए, डोपामाइन मत दीजिए, कुछ एक्ट करिए, ठीक ना, कुछ वर्क करिए। चलिए, तो मेरा काम समझाना है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये क्या होता है, एक आभासी या स्यूडो बल होता है, ठीक ना, स्यूडो फोर्स होता है। फिर स्यूडो, हाँ ये पी से स्टार्ट होता है, हाँ पी साइलेंट होता है, स्यूडो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक आभासी बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका यूज़ कब करते हैं, आपने ये देखा होगा, ये एक चीज़ है, मैं उतना अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगा, मथानी देखी है आपने, जिससे दही मट्ठा मथा जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक। तो ये जो मथानी होती है आपकी, ठीक ना, इससे जब किसी दही को मथा जाता है तो आप देखते हैं मक्खन के जो कण हैं वो ऐसे ऐसे किनारे चले आते हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे किनारे ऊपर की ओर ही आते हैं, किनारे चले आते हैं। तो ये जो होता है, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण होता है, ठीक ना। इसके साथ ही जो वॉशिंग मशीन है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक उदाहरण देती है, ठीक। यानी कि मतलब जब भी कोई मैं इसका परिभाषा फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी किसी वृत्तीय पथ पर, यानी कि कोई सर्कुलर मोशन अगर करा रहे हैं आप किसी चीज़ को, तो जो अभिकेंद्र बल लगता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसके प्रतिक्रिया में, यानी कि उसके रिएक्शन में एक बल जो है वो आपका बाहर की ओर काम करता है, एक आभासी बल बाहर की ओर काम करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग दही को मथते हैं तो उससे, या मट्ठा को मथते हैं, जो भी मथते हैं, तो उसमें जो घी निकलती है, ठीक ना, वो इसी बल के कारण निकलती है। उसके साथ साथ आपका जो वॉशिंग मशीन होती है उस पर भी यही जो है एक्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग आगे की ओर चलेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लीवर, ठीक है ना। लीवर क्या होता है, लीवर से कभी कभार क्वेश्चन पूछता है। लीवर को बोलते हैं उत्तोलक। क्या बोलते हैं, उत्तोलक। आज हम लोग समझ लेंगे, जिन्हें भी उत्तोलक नहीं आता है वो बहुत ध्यान से ये लेक्चर देखेंगे। मैं आपको ऐसा उत्तोलक समझाऊंगा कि आप जो है उत्तोलक से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मोटू पतलू बैठे हुए हैं, ये कुछ सरौता रखा हुआ है, यहाँ चिमटा रखा हुआ है, और उत्तोलक खत्म। मतलब इतना सही है। इसमें 3 नाम आपको याद करना है, आयास, आलंब, भार। अब चूंकि ये नाम इतना कठिन है कि बचपन में मुझे बड़ी डिस्टरबेंस होती थी। जब मैं आई थिंक क्लास 6 में था, तो मैं ये नाम समझ ही नहीं पाता था। बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, ये नाम को कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता था। आयास, आयास, आलम्ब कहाँ होता है, इधर होता है, तो मैं परेशान, क्या होता है क्या नहीं होता है। आयास मतलब होता है प्रयास, प्रयास मतलब जो आप कर रहे हो, एफर्ट, ठीक। आलम मतलब होता है जोड़, जहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक। जरूरी नहीं ज्वाइंट वो दिखे आपको, भी मैं समझा दे रहा हूँ। और भार क्या होता है, भार मतलब जिसको ढो रहे हो, ढो रहे हो, ठीक ना, वेट। चलिए, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ज्वाइंट कहाँ है, ज्वाइंट है आपका बीच में, ये क्या है, आलंब है, ठीक ना। इसको बोलेंगे फलक्रम, ठीक। तो आपका ज्वाइंट जो है बीच में है, ठीक। एक और क्या रखेंगे, 1 किलो का बटखरा, और एक और क्या रखेंगे, धनिया मिर्चा पुदीना कुछ रखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका भार, और ये हो गया आपका आयास या एफर्ट, ठीक। तो बस ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, फर्स्ट
क्लास लीवर, 3 टाइप के होते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी का है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या मैं बताया हूं कि बीच में होता है आपका आलंब। ये क्या है? आलंब या फलक्रम। एफ से दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें लिख दी हैं, आप समझेंगे। यहाँ फलक्रम एफ लिखा है, यहाँ डब्लू लिखा है, ठीक ना। ये डब्लू है, ये एफ है और ये ई है। अब समझिएगा, यहाँ होता है फलक्रम आलंब, यहाँ होता है वेट और यहाँ होता है एफर्ट। यानी कि आपसे जब क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि ऐसे उत्तोलक जिसमें फलक्रम या आलम जो है मध्य में होता है, किस श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो आप सिंपली सा बता दोगे। आप एक तराजू याद करो, आप ये मत याद करो किस श्रेणी का है, आप तराजू याद करो और आप उसको देख लो, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बीच में, कौन सा किनारे है। ओके, तो पहला खत्म हो गया। इसी तरह ये सी सॉ झूला है। सी सॉ, सी सा क्या होता है? सी सॉ। ई कहे देखा, ये कहा देख लेनी, इसने कहा देखो, इसने कहा देख लेनी, ठीक ना, मतलब देख चुका। तो ये सी सॉ झूला है, ठीक। यहाँ बीच में क्या है? फलक्रम है, ठीक ना, एफ है। ये वेट है भैया, वेट तो ये दिख रहा है, ठीक है। और ये बेचारे क्या है? हवा मुड़ गए हैं। क्यों? एफर्ट कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो एक और भार और एक और आयास, बीच में आलंब। दूसरा श्रेणी आई है सेकेंड क्लास लीवर, मतलब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? अब देखिए, यह सरौता, सबने देखा होगा। इससे काटते हैं सुपारी। क्या काटते हैं? सुपारी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि सुपारी यहाँ काट रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं दम, यहीं तो लगाएंगे दम। यहाँ हाथ से लगाए, यहाँ पकड़े, तो यहीं दम लगाएंगे दोनों ओर से, ठीक, इस ओर दबाने के लिए। ओके, तो ये जो दम लगा रहे हैं ये क्या है? आयास है या एफर्ट है, ई। ओके, ये क्या है? ये तो भार है बेचारा, वेट, ठीक ना, इसी को तोड़ना है, काटना है। और ये क्या है? यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे फलक्रम या आलंब। तो ऐसा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एक चीज याद कर लीजिए, सरौता। सरौता याद कर लीजिए। तो उसमें क्या है कि भार बीच में होगा, एक और आलंब होगा, एक और आयास होगा। ओके, अब आते हैं तीसरा। तीसरे में रोटी तो यहां पकड़ोगे, ध्यान से देखिए, रोटी कहां पकड़ोगे? रोटी कॉर्नर में पकड़ोगे, यानी कि ये है भार, ठीक। ये क्या दिख रहा है? आलंब, चिमटा जुड़ा हुआ है। और दबाओगे कहाँ? यहीं दबाओगे कहीं, यानी कि आयास यहाँ है। बस तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है कि भैया आयास जो होता है वो बीच में होता है, भार जो है किनारे होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो है उसमें मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ कि ये बताइए कि क्या इससे 10 किलो का, 10 केजी का बोरा उठा लेंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे। आप सोच के देखिए, नहीं उठा पाएंगे चिमटे से। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ हम उठा लेंगे, तो उठा लोगे तो फिर यहीं पे दम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। उसी भार को ही पकड़ना पड़ेगा। वो आपको दिखेगा कि चिमटे से पकड़े हो, बट पकड़ नहीं पाओगे एक्चुअली। तो इसमें होगा क्या? इसमें हो ये रहा है कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, ओके, यांत्रिक लाभ जो है वो नहीं हो रहा है। अब यांत्रिक लाभ क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक। यांत्रिक लाभ नहीं हो रहा, मतलब यंत्र बनाओ कि उससे लाभ हो, सीधे ऐसे समझो, यंत्र ऐसा बनाओ कि उससे लाभ हो, ठीक ना। यानी कि जो आप उससे आउटपुट ले रहे हो वो इनपुट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, तो उसी को यांत्रिक लाभ बोलेंगे। अब आप 10 किलो का कोई बोरा तो उठा नहीं पाओगे चिमटे से, चिमटे से हल्की चीज उठा पाओगे। तो चिमटा खुद है 500 ग्राम का, रोटी उठा रहे हो 100 ग्राम की या 50 ग्राम की। तो कहने का मतलब है फायदा तो हो नहीं रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? यांत्रिक हानि हो रही है। तो यांत्रिक हानि हो रही है। तो अगर कभी पूछे कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ एक होता है या एक के बराबर होता है, एक से कम होता है, तो हमेशा लगाओगे लेस देन 1, यानी कि एक से कम हो रहा है। यांत्रिक लाभ लेस देन 1 है, एक से कम हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर यांत्रिक हानि हो रही है। इसे यंत्र से कोई फायदा वायदा नहीं है। हाँ, रोटी उठाने के लिए, जलने से बचने के लिए कुछ ऐसा उपकरण एक बना दिया है, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरीके से आपका, ठीक है, तो यांत्रिक हानि हो रही है। जबकि अगर सुपारी काटना है तो सुपारी में क्या हो रहा है भाई? सुपारी अपने हाथ से फोड़ पाओगे क्या?
नहीं फोड़ पाओगे। मान लीजिए जैसे छुहाड़ा ही काट रहे हो, छुहाड़ा काट लोगे, नारियल काट लोगे, नहीं काट पाओगे। तो जब नहीं काट पाओगे तो यानी कि ये जो यंत्र आप बनाए ये बहुत अच्छा बना दिए, ठीक। तो इसमें हमेशा यांत्रिक लाभ होगा और हमेशा यांत्रिक लाभ की वैल्यू 1 से ऊपर होगी, बस इतना समझ लीजिए। मतलब आउटपुट जो होगा, जो आपका परिणाम आएगा, वो जितना इनपुट दे रहे हो उससे अच्छा आएगा। जितनी ताकत में आप सुपारी तोड़ देते हो, क्या उतनी ताकत में हाथ में लेकर सुपारी तोड़ लोगे? नहीं तोड़ पाओगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और टूटेगी भी नहीं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आपका यांत्रिक लाभ जो है, मैं कह सकता हूं कभी कभी 1 के बराबर हो सकता है। कोई एक सिचुएशन आ सकती है जिसमें कभी 1 से ऊपर हो, बट वो इक्वल मानिए आपकी 1 के बराबर होगा, ओके। तो ये 3 चीजें हो गई। यांत्रिक लाभ मैंने बता दिया कि मशीन से क्या फायदा है, यही यांत्रिक लाभ होता है, उसमें ज्यादा डेफिनेशन में मत जाइए अंदर, ठीक है। तो ये 3 श्रेणी का मैंने उत्तोलक बता दिया। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। सबका एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। पहले एक झूला याद कर लीजिए, जो कहीं जाते हैं आप लोग झूला झूलते थे बचपन में, ठीक ना, दुपदाएं वाला। और दूसरा जो है आप याद कर लो सरौता, ठीक, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बीच में रख रहे हो बाहर। और तीसरा आप याद कर लो चिमटा, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से आपके लीवर के कोई भी क्वेश्चन, इवन आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है वो भी लग जाता है। उसमें होता कुछ नहीं है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में, अब वो तो आते नहीं हैं, लेकिन आ गए तो क्या करना है। भार गुणे भार भुजा इज इक्वल्स टू आयास गुणे आयास भुजा, बस इतना जानिए। मतलब ये जो वेट है गुणे इसका जो दूरी आ रहा है बराबर होगा इसका वेट, मतलब इसमें जो भी रखा हुआ है वेट गुणे इसका दूरी। बस इसी कंसेप्ट से सारे न्यूमेरिकल्स भी लग जाते हैं। मैं देखूंगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल होगा तो मैं उसको करवाऊंगा। अभी आप थ्योरी पढ़िए। नेक्स्ट आता है आपका वर्क। वर्क क्या है? कार्य। कार्य क्या है? अगर किसी चीज को बल लगा के विस्थापित किया जाए, यही कार्य है। अगर किसी भी वस्तु को बल लगा करके विस्थापित किया जाए या विस्थापित करने की कोशिश की जाए तो क्या कहलाएगा? कार्य, ठीक ना। तो कार्य को हम लोग दिखाते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। याद रखिएगा, बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन ये जो है विस्थापन नहीं भी हो सकता है। आप अपने घर के दीवार ढकेल के दिखाओ, अभी उठो, लेक्चर छोड़िए, अभी जाइए दीवार ढकेल के दिखाइए, नहीं नहीं ढहिलेगी दीवार, कोई विस्थापन नहीं है। विस्थापन इज इक्वल्स टू 0 है, तो कार्य नहीं हुआ। कहने का मतलब कार्य क्या है? शून्य हो गया, ठीक। अब देखिए एफ डॉट डी से दिखाते हैं इसको। अगर स्केलर प्रोडक्ट है बेसिकली, अब मैं इसको ज़्यादा कैसे एलोबरेट करूँ, चलिए कर लेता हूँ। देखिए ये डॉट लगा हुआ है, इस डॉट की वैल्यू है जीवन में, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है। इसी तरह कभी कभी क्रॉस लगता है, तो क्रॉस जब लगता है इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर का गुणा है। और ये क्या है? स्केलर, यानी कि अदिश गुणा है, ऐसे समझिए डॉट का मतलब। तो इसको कह देंगे एफ डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा क्या है वो आप लोग जानते होंगे मुझे लगता है। तो इसकी वैल्यू होती है जैसे कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, कॉस 120 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सारी वैल्यू होती है। जैसे 0 होगी, √3/2 होगी, 1/√2 होगी, ठीक ना, 1/2 होगी, 1 होगी, ठीक। तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे 0 डिग्री पे वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं रखिए अभी। बस इतना समझिए कि cos 0 बराबर 1 होता है, cos 90 बराबर 0 होता है और cos 130 बराबर -1/2 होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी कि यहाँ पर cos थीटा में 90 हो जाए, मतलब जो बल है और जो कार्य हो रहा है वो उसके 90 डिग्री पे हो रहा है, ठीक ना। बल जो लगा रहे हैं और कार्य जो हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा? वर्क 0 हो जाएगा। वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब आपका बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस थीटा की होती है वो होती है 1, ऐसे समझ लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर एफ डी केवल हो रहा है, एफ डी यानी कि बल और उसके दिशा में विस्थापन, कोई तखत खिसका के आप कहीं ले जा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, ठीक, तो उस स्थिति में आपकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू एफ डी होगी। और निगेटिव भी हो सकता है। मैंने बताया कि अगर 120 डिग्री पे कोई काम कर रहे हो, मान लो कि ये कोई सामान है और उसको जो है, एक सेकंड, ये देखिए,
ठीक। और इस प्लेन से अगर डिग्री नापे, इस प्लेन से, तो 120 डिग्री आ रही है। तो यानी कि फोर्स यहाँ लगा रहे हो, सामान यहाँ है, तो सामान टपल करके इधर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में निगेटिव वर्क होगा। क्या होगा? निगेटिव वर्क होगा। मतलब ताकत ज़्यादा लगेगी, 2 किलो के सामान को हटाने में भी आप 10 किलो से ऊपर वेस्ट कर दोगे, ऐसे समझिए। तो निगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्क क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। चलिए, एक चीज़ और है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्क को निकालने के लिए, ठीक ना, आप एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हो। मतलब किसी एरिया का, किसी ट्रायंगल का, या मतलब जो भी वहाँ पर एरिया दिया गया है, अगर सॉरी जो भी वहाँ पर स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी डायग्राम दिया गया है, उसका एरिया निकालोगे तो भी आपका वर्क निकल जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि सर्कल दिया गया है, दे दिया गया कि इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है, ठीक। वर्क कितना होगा, ठीक ना। अगर एफ और डी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप सिंपली पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 22/7, ठीक ना, यही होगा इसका वर्क, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मतलब एरिया अंडर द कर्व भी आपका वर्क दिखाता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि कभी पीसीएस वाले पूछेंगे। अगर पूछ देते हैं तो आप बता दीजिएगा, ठीक ना, कि किसी से घिरी हुई जो भी एरिया होता है वो आपका वर्क कहलाता है। नेक्स्ट है, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब मात्रक। क्या क्या होता है? अर्ग होता है, ठीक ना। पहले तो जूल होता है, पहले ये समझ लीजिए जूल होता है, यहाँ पर देखिए जूल लिखा हुआ है। मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, ठीक ना। कार्य का मात्रक वैसे एफ डी से अगर आप निकालेंगे, एफ डॉट डी से आप निकालेंगे, तो एफ का मात्रक क्या होगा? एम, मतलब सॉरी रुकिए, न्यूटन, और डी का होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया, ठीक ना। इसी को अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख दें, तो एम एल टी माइनस 2 हमने कल निकाला था, और यहाँ पे मीटर का एल, यानी कि एम एल 2 टी माइनस 2, ठीक ना। अब देखते हैं और क्या क्या यूनिट है। अर्ग होती है जिसके 10⁻⁷ जूल, मतलब 10 के घात -7 जूल, ठीक ना। JOUL दोनों लिखते हैं, ठीक ना। 1 EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.67 10⁻⁹ जूल, ठीक ना। 1 कैलोरी 4.18 जूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल ऊर्जा या कार्य की यूनिट है, कैलोरी भी होती है। 1 किलोवाट आवर, ठीक ना। 1 किलोवाट आवर बेसिकली जो वॉट होता है वो क्या होता है? जूल बटा समय इंटू आर का गुणा कर देंगे, आर कट जाएगा तो जूल बच जाएगा। तो 1 किलो जूल या 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 3.6 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मैंने बताया इसकी यूनिट होती है, ठीक ना। तो ये कुछ आपका यूनिट का मात्रक था। और मैंने बताया कि एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया अंडर द कर्व मतलब जो भी कर्व या ग्राफ दिया है, ग्राफ का आंतरिक क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? कार्य। नेक्स्ट आता है एनर्जी। तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको स्टार्ट किया जाए। एनर्जी के बारे में मैं बताता हूँ कितने टाइप की एनर्जी है, फिर पावर के बारे में, ग्रेविटेशन, फिर न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद ग्रेविटी का कुछ फंडा कि ध्रुवों पर क्या वैल्यू होती है, फिर लिफ्ट का एक कंसेप्ट है, फिर एस्केप वेलोसिटी की कैसे किसी चीज़ को फेंक दिया जाए तो पृथ्वी से बाहर चली जाए वो, केपलर के कुछ नियम हैं, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम GSLV PSLV लगाते हैं, फिर इलास्टिसिटी पर आएंगे कि किसी चीज़ को अगर किसी बल लगा करके छोड़ दिया जाता है तो फिर से अपनी पोजीशन में कब आती है कब नहीं आती है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बयांसी क्या होती है, मतलब उत्प्लावन बल क्या होता है, किसके बराबर होता है, आर्किमिडीज महोदय ने क्या कहा था, कैपिलरिटी क्या होती है, केशिकात्व क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता क्या होता है, सरफेस टेंशन, यानी कि मान लीजिए जल है या कोई भी चीज़ हमें अच्छी क्यों लगती है तो सरफेस टेंशन के नाते होती है। अगर बारिश हो रही है तो क्यों गोल हो रही है, बूंदें क्यों गोल हो जा रही हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना एरिया क्या करती हैं, जो है मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती हैं, तो आपका गोल हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और आपकी बेसिक फिजिक्स को लेकर के मुझे लगता है कि 6 से 7 लेक्चर लगने चाहिए, मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट करिए, और मैं बिल्कुल वेट करता हूँ कि आप लोग का कोई सुझाव है और बिल्कुल लिया जाए उसको। तो चलिए आज के लिए यहीं, धन्यवाद।